नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उसमें अधिगम वाली यूनिट में ये दूसरा वीडियो है, सेकंड वीडियो है। और अब हम आगे यहाँ से पढ़ेंगे अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इसमें बिंदु हैं। जैसे अभी हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो अधिगम की जो है वो क्या होती है, प्रोसेस, प्रक्रिया। इसके अलावा जो सीखने के प्रकार कौन से होते हैं, डोमेन ऑफ लर्निंग। और इसके बाद में फिर आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उनमें सिद्धांत वगैरह है वो हम शुरू करेंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित। अच्छा, इसके साथ ही देखिएगा, आप में से दो चार स्टूडेंट ने कल मैसेज किया था कि सर साइको में जो आप पढ़ा रहे हो इससे बाहर कुछ और पढ़ने की आवश्यकता है क्या। तो देखिए, मेरा यही मानना है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये भी आप कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। केवल एक दो बार वीडियो देखने से या उससे कुछ नहीं होता है। आप इनको बार बार सैकड़ों बार देखिए, हजार बार देखिए। इनमें इतनी चीजें हैं कि आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको ही अच्छे से घोट डालो, बहुत है ये। अधिगम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अधिगम एक व्यापक मानसिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है और विभिन्न चरणों से गुजर कर यह प्रक्रिया संपन्न होती है। तो क्या है कि अधिगम की प्रक्रिया, देखिए प्रक्रिया से मतलब क्या होता है, इसमें कई वर्ड हैं जो आपके समझने के हैं। एक तो है संज्ञानात्मक, और दूसरा है मानसिक, और तीसरा है कि यहां निरंतरता का गुण पाया जाता है। और उसके बाद है कि विभिन्न चरणों से गुजरकर यह प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के रूप में कहूं कि अगर आपको विद्यालय जाना हो, आप बच्चे हैं, आपको स्कूल जाना है, तो ऐसा थोड़ी है कि नींद में उठ के आप सीधा स्कूल पहुंच जाते थे। आप उठते थे, नहाते धोते थे, तैयार होते थे, नाश्ता वास्ता करते थे। उसके बाद आपकी स्कूल बस आती होगी, या आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको स्कूल छोड़ के जो है छोड़ के आते होंगे। फिर आप स्कूल पहुंचते हैं। तो ये आपकी स्कूल पहुंचने की प्रक्रिया है। तो उसी प्रकार से अधिगम जो है ये भी क्या होती है, एक व्यापक मानसिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। मानसिक से मतलब यहां मस्तिष्क से, संज्ञानात्मक से मतलब क्या है, ये पहले भी मैंने आपको समझाया है और आगे भी इसमें आएगा जो डोमेन ऑफ लर्निंग वाले में है। जो भी देखिएगा, दरअसल अधिगम का उद्देश्य है क्या, लर्निंग जो है उसका उद्देश्य क्या होता है कि व्यवहार में परिवर्तन लाना, यानी संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना। क्योंकि आप जो भी सीखते हैं, चाहे मैं साइकिल चलाना ही सीख रहा हूं या मैं कोई भी कार्य करता हूं, अच्छा ये बात अलग है कि उसमें जैसे जो अधिगम का फील्ड है, तो अधिगम के फील्ड में भावनात्मक फील्ड भी होता है, क्रियात्मक भी होता है और संज्ञानात्मक भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा भूमिका जो किसकी है अधिगम में, वो मानसिक रूप से होती है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आप साइकिल चलाना भी नहीं सीख पाएंगे, आप गाड़ी चलाना भी नहीं सीख पाएंगे। अब साइकिल चलाना है, चलना है, दौड़ना है, उतरना, चढ़ना, नाचना, गाना, ये सारी चीजें जो है ये अधिगम के जो एक्टिविटी वाला जो है, जिसमें क्रियात्मक रूप से क्षेत्र है सीखने वाला, उसमें आती है। लेकिन अगर मानसिक रूप से कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से अगर उसकी कोई समस्या है, तो क्या वो व्यक्ति चलने में, दौड़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो मानसिक रूप से व्यक्ति का सही होना जरूरी है। आप कुछ भी सीखते हो तो सबसे महत्वपूर्ण होता है मानसिक रूप से। तो संज्ञान के अंदर सोचना, कल्पना करना, तर्क, स्मरण, स्मृति, ये सब जो भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो सब किस में आती है, संज्ञानात्मक में अंदर आती है। आप, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, उस पर विचार करोगे, मनन करोगे, चिंतन करोगे। कैसे करोगे? मानसिक रूप से। तो अधिगम जो है वो एक व्यापक मानसिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती है और विभिन्न चरणों से गुजर करके यह प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है, स्मिथ के अनुसार संक्षिप्त रूप से सीखने की प्रक्रिया में कोई अभिप्रेरक या चालक, कोई आकर्षक लक्ष्य और इस लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित कोई बाधा या कठिनाई उपस्थित रहती है। और ये सभी बहुत ही आवश्यक हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक डेफिनेशन जो है ये बहुत कुछ है और ये पूरे अधिगम की प्रक्रिया को समझा रही है। स्मिथ क्या कहते हैं
कि संक्षिप्त रूप से सीखने की प्रक्रिया क्या क्या है। तो अब इसमें ध्यान से देखिएगा, एक तो है अभिप्रेरक, मोटिव। ये आगे भी आपके जो यूनिट है कई उनमें आएगा, अभिप्रेरक या चालक। और कोई आकर्षक लक्ष्य होना चाहिए, और इस लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित कोई भी बाधा या कठिनाई उपस्थित रहती है। तो ये इन्होंने बताया है कि ये सीखने की प्रक्रिया के वो आवश्यक तत्व हैं। जैसे मान लीजिए, मैं आपका उदाहरण आपको देता हूं, आप अच्छे से समझेंगे। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में इच्छा है कि चलो मुझे कुछ बनना है, लेकिन आपके अंदर वो एक आग नहीं है कि हमें हमारा चयन करवाना है। आपका ठीक रहे कि आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है, नहीं हो चलो ठीक है, तो भी कोई बात नहीं, चल रहा है काम। लेकिन किसी ने आपको चैलेंज कर दिया। अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो आपने कहा मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं या मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं। तो फिर उसने पूछा कि बोला कि अच्छा तुम किसकी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी, और तुम है, तुमसे हो जाएगा क्या एग्जाम क्लियर, ये तुमसे तो रीट भी क्लियर नहीं हो। अब ये चीज कहीं ना कहीं जो आपके क्या करेगी, पंच करेगी। और अब हो सकता है कि आप पहले उतनी शिद्दत से तैयारी नहीं करो, लेकिन अब जो है आप पूरी शिद्दत के साथ में तैयारी करोगे। तो कोई ना कोई सीखने से संबंधित हमारे अंदर एक अभिप्रेरक या चालक का होना जरूरी है, तब व्यक्ति उस क्रिया को सीखने के लिए प्रयास करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई अगर अभिप्रेरक या चालक नहीं है, तो वो व्यक्ति कोई कार्य क्यों करे। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, कोई एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है, तो क्यों करे, उसके पीछे कोई मोटो होना जरूरी है। मैंने यूट्यूब पे कई वीडियो भी बना रखे हैं इससे संबंधित, कि लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें, तो उसमें काफी चीजें मैंने बता रखी है आपको। तो कोई ना कोई एक अभिप्रेरक या चालक होता है, कोई आकर्षक लक्ष्य होता है। जैसे आपके सामने फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके सामने एक और लक्ष्य तो है ही आकर्षक। सेकंड ग्रेड की अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो कितनी अच्छी सैलरी है, फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट हो तो कितनी अच्छी सैलरी है। और कोई ना कोई बाधा या कठिनाई उपस्थित अवश्य रहती है। आप जो ही पूरी शिद्दत के साथ एग्जाम की तैयारी करना शुरू करोगे, तो निश्चित रूप से आपके बहुत सी बाधाएं आएगी। आप सोच करके देखिए, याद करके देखिएगा, जब भी आपने शिद्दत से मेहनत करना शुरू किया होगा पूरी जी जान से, तब कभी तो आप बीमार हो गए होंगे, या आपकी फैमिली में कोई बीमार हो गया होगा, माताजी या पिताजी, उनमें से किसी की तबीयत खराब हो गई होगी, या आपके परिवार में रिश्तेदारी के अंदर कोई ना कोई इशू जरूर हो गया होगा, या कोई भी कारण, कोई ना कोई समस्या जरूर बीच में आती है जब आप कोई भी चीज सीखना शुरू करते हो। तो आगे से आपके कोई भी अगर समस्या आती है, कोई सीखने में बाधा आती है, तो वो समझ लेना कि वो सीखने की प्रक्रिया का पार्ट है। वो आपको रोक नहीं रही है, वो आपकी सीखने की प्रक्रिया का पार्ट है। और आपको क्या करना है कि आपकी लक्ष्य प्राप्ति के दौरान जो भी रुकावट, कठिनाई, बाधा आती है, उसका समाधान करते हुए आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो यह है सीखने की प्रक्रिया। इसके बाद में आता है सीखने के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो डेविड आसुवेल हैं, इन्होंने सीखने के कई प्रकार बताए हैं। सबसे पहला है अभिग्रहण द्वारा सीखना, दूसरा है अन्वेक्षण द्वारा सीखना, तीसरा है रटकर सीखना, और चौथा है अर्थपूर्ण सीखना। अब चारों के क्या क्या अर्थ हैं, तो मैं आपको बता देता हूं इसमें। देखिए, जो अभिग्रहण वाला सीखना है, नोट्स के साथ ही इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला है अभिग्रहण द्वारा सीखना। अब देखिए, इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो मैं चीज आपको बता देता हूं। एग्जाम में ये चारों नाम लिख के, एक तो इन चारों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। एक तो ये चीज आपसे पूछ सकता है, या इसके अलावा ये पूछ सकता है कि आसु बेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग का, अधिगम का या सीखने का प्रकार नहीं है। इन चार में से कोई भी तीन नाम दे देगा, और चौथा अपनी तरफ से कोई भी वो जोड़ के दे देगा। अभिग्रहण द्वारा सीखना, इस प्रकार के अधिगम में अधिगमकर्ता को सीखने वाली सामग्री बोलकर या लिख कर दे दी जाती है। तो अभिग्रहण, अब इसमें देखिए, दो चीज क्या है कि अधिगमकर्ता जो सीखने वाला है, उसको विषय सामग्री जो है हम या तो बोल करके बता देते हैं,
या उसको लिख करके दे देते हैं, और सामने वाला जो अधिगम करता है, जो बालक है, उसको क्या करना है, उस सामग्री को आत्मसात करना है। तो अब आसुबेल क्या कहते हैं कि ये अभिग्रहण द्वारा सीखना जो है, ये घोटे लगाकर भी हो सकता है, रटकर भी, जो कि तीसरा आपका एक प्रकार भी है रोट लर्निंग। तो कहते हैं कि अभिग्रहण द्वारा सीखना जो है ये रटकर भी हो सकता है और इसके अलावा समझ कर भी हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको ये नोट्स लिख के दे रहा हूं, तो अब मैं चीजें बोल भी रहा हूं, लिख के भी दे रहा हूं, और आपको क्या करना है, इस विषय सामग्री को आत्मसात करना है। तो आप इस चीज को समझ करके भी आत्मसात कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो बस जो नोट्स हैं इसको पढ़ लूं तो मेरी नैया पार हो जाएगी क्योंकि इससे बाहर कुछ आना नहीं, तो आप इसको घोटे लगा के भी याद कर सकते हो। तो ये जो टाइप है ये होता है अभिग्रहण द्वारा सीखना। और यह रटकर भी हो सकता है और समझकर भी हो सकता है। इसके बाद में सेकंड आता है अन्वेक्षण के द्वारा सीखना। इस प्रकार के अधिगम में अधिगमकर्ता को दी गई सामग्रियों में से नया संप्रत्यय या कोई नया नियम या विचार की खोज कर उसे सीखना होता है। तो एक्सप्लोरेटिव क्या होता है, अन्वेक्षण द्वारा सीखना। हम जैसे मान लीजिए अधिगमकर्ता को कोई सामग्री दे रहे हैं, उसको विषय सामग्री, या मैं जैसे मान लीजिए कोई भी नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं कि मैं आपको ये नोट्स दे रहा हूं। अब आप उसमें कोई भी एक नया संप्रत्यय से मतलब है नया कंसेप्ट, नया विचार, नया थॉट, नया पॉइंट, कोई भी चीज आप उसमें नई ऐड करते हो, कोई नया नियम ऐड करते हो, कुछ उन चीजों को ग्रहण करके कोई नई चीज अगर आपको समझ में आती है, तो वो उसकी खोज करके जो आप सीखते हो वो होता है अन्वेक्षण के द्वारा सीखना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको नोट्स दिए और वीडियो लेक्चर है, अब मैं कहता हूं कि ठीक है इसको पढ़ लेना अच्छे से। मैं आपको ये कहता हूं कि आप साथ में कई बार पढ़ते हो, नोट्स वगैरह ऐड कर लेते हो, तो नोट्स को जैसे मैंने खुले खुले लिखा है इस तरह से खुले लिख के जो है वो खुले करके लिखा करो। ऐसा मत लिखा करो कि 2 लाइन के अंदर ही आपने पूरा का पूरा ये एक साथ लिख दिया सारा। क्यों? क्योंकि उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर आप और कुछ पढ़ते हैं, पिछले वर्षों के पेपर आपने सोल्व किए, या कोई नई नया पॉइंट आपको मिल गया, तो वो चीज आपने साथ में ऐड कर दी। आपने उस विषय सामग्री को पढ़ने के बाद में कोई नई चीज आपके समझ में आई, वो आपने साथ में ऐड कर दिया। तो यह है कि अपनी तरफ से भी कुछ नया उसमें ऐड करना। यह चीज क्या है, अन्वेक्षण के द्वारा सीखना। तीसरा आता है रोट लर्निंग, रटकर सीखना। रटकर सीखना क्या होता है कि अधिगमकर्ता को हम जो भी सामग्री दे रहे हैं, जो भी मैटर, जो भी चीजें उसको दे रहे हैं, वो बिना उसका अर्थ समझे, बिना बिना आशय समझे बिना उसको वो याद कर लेता है, उसको वो सीख लेता है बिल्कुल शब्द से। कोई एक डिटो एक वर्ड का भी कुछ भी इधर से उधर नहीं। और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी रटाफिकेशन बहुत खतरनाक होती है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कई विद्यार्थियों की इतनी जबरदस्त रटाफिकेशन थी, वो जैसे जो टीचर ने कॉपी में लिखाया है एज इट इज, वो जब एग्जाम होता था, टेस्ट पेपर होते थे, तो वो एज इट इज उसको रट करके लिख देते थे। और जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो मुख्य रूप से रटकर सीखने वाली चीज को फॉलो करते हैं कि उनको जो दे दिया उसको एज इट इज उनको याद करके लिख देना है। उसके बाद में जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे जो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, उसमें 4 अवस्थाएं आप पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा आगे उसमें आएगा, आपके जीन पियाजे, तो जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, तब उसकी समझ विकसित होती है, वो चीजों के बारे में इधर उधर समझना शुरू करता है। पहला यह है कि एज इट इज उसको दे दिया, उस बच्चे ने उसको याद कर लिया। तो इसमें रटकर सीखना होता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना के अंतर्गत क्या है, इस प्रकार में सीखने वाली सामग्री के सार तत्वों को एक नियम के अनुसार समझकर और उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए सीखा जाता है। तो ये अर्थपूर्ण सीखना जो है, मीनिंगफुल, इंग्लिश में इसको मीनिंगफुल लर्निंग कहा गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का अधिगम जो है वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है इसमें मनोविज्ञान में। सीखने वाली सामग्री के सार तत्वों को एक नियम के अनुसार समझकर और फिर उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए सीखना। मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं, जो भी सिखा रहा हूं,
तो कई बार अभी जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको जीन पियाजे वाला उदाहरण बताया, मैंने कहा जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताता है, उसमें देखिएगा कि कैसे बच्चा जो धीरे धीरे है चीजों के बारे में समझना शुरू करता है। अब जीन पियाजे की पहली संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। अब ऐसा तो नहीं है कि पहली जो अवस्था है उसके अंदर ही बच्चा चीज को समझ के करना शुरू करेगा, भाई उस समय तो बच्चा कुछ समझ नहीं सकता। उसकी अवस्था के अनुसार दूसरी अवस्था के अंदर बच्चे में सोचने समझने की कितनी क्षमता आती है, तीसरी अवस्था में कितनी आती है, और चौथी अवस्था में कितनी आती है। तो ये मैंने आपको, अब जैसे मैंने जीन पियाजे पहले पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको जीन पियाजे से जोड़ करके कोई चीज बता रहा हूं, या मैंने कोई भी घटनाक्रम आपको किसी भी पूर्व घटना से, किसी भी पूर्व ज्ञान से कोई भी चीज मैंने आपको जोड़ करके बताई, तो इस तरह से जब आप किसी चीज को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए अगर आप सीखते हो, तो वो होता है सही मायने में मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण सीखना। तो ये आपका हो गया। तो देखिए ये 4 हैं मुख्य रूप से, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है अभिग्रहण द्वारा सीखना, अभिग्रहण हो गया, अन्वेषण हो गया, तीसरा रटकर हो गया, और चौथा हो गया अर्थपूर्ण। अन्वेष वाले के अंदर पहला जो अभिग्रहण है, अभिग्रहण बच्चे को जो दे दिया उसको वो याद कर लेता है। अब वो याद जो करता है वो गोटे लगा के भी हो सकता है और वो समझ करके भी हो सकता है। देखिए यहाँ डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। तीसरा जो है रटकर सीखना, रोट लर्निंग, इसमें केवल रट के सीखना है। उसको आप बच्चा कुछ भी नहीं सोचेगा। अगर आपने उसको ये कह दिया कि आज सुबह ही मैंने हाथी को उड़ते हुए देखा, अगर आपने ये उसमें लाइन लिख दी, और गलती से आप दरअसल लिखने वाले थे कि आज मैंने किसी बाज को उड़ते हुए देखा, और आपने गलती से लिख दिया हाथी को उड़ते हुए देखा, तो बच्चा वो उसी चीज को घोटे लगाएगा, बिल्कुल हमने आज हाथी को उड़ते हुए देखा। तो पहला जो अभिग्रहण है उसमें जो हम बच्चे को लिख के दे रहे हैं वो एज इट इज उसको आत्मसात कर लेता है, वो गोटे लगा के भी कर सकता है और उसको समझ समझ के भी कर सकता है। जबकि रोट लर्निंग में केवल रट करके सीखना। दूसरा जो अन्वेषण है उसमें यह है कि बच्चा अपनी तरफ से भी कोई नया थॉट, नया विचार वो सीखता है, उसमें नया विचार कोई खोजता है, तो वो अन्वेषण। तीसरा तो हो ही गया रटकर, और चौथा होता है अर्थपूर्ण सीखना। समझ करके, इसमें कहीं भी रट करके नहीं है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं भी रटने वाला पॉइंट नहीं है। समझकर और पूर्व ज्ञान से जो भी आपने पढ़ा है आज तक, कहीं भी कुछ सीखा है, कोई भी उससे मिलता जुलता कंसेप्ट है, उससे तुलनात्मक रूप से करते हुए जो आप अध्ययन करते हो, वही होता है अर्थपूर्ण सीखना। अब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि बताइए इन चारों में सबसे बेहतरीन सीखने का प्रकार कौन सा हो सकता है, तो आप बता देंगे। अब अगर आपके एग्जाम में ऐसा पूछता है तो जो ये है अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे एक ये पॉइंट और आता है इसमें कि औपचारिक अधिगम क्या होता है और अनौपचारिक अधिगम क्या होता है, यानी फॉर्मल लर्निंग और इनफॉर्मल लर्निंग। तो अनौपचारिक देखते हैं पहले, इनफॉर्मल लर्निंग। आप अपने माता पिता से, पड़ोस से, अपने साथियों से जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, शिक्षा तो नहीं, शिक्षा टर्म तो सही नहीं रहेगा, जो भी आप सीख रहे हैं, हम अधिगम की बात कर रहे हैं, तो आप अपने घर परिवार में, अपने पड़ोसियों से, अपने साथियों से, अपने माहौल में जो भी लर्निंग कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो किस में आता है, इनफॉर्मल। और एक आता है औपचारिक अधिगम, फॉर्मल। अधिगमकर्ता द्वारा किसी अनुशासनात्मक वातावरण में कुछ खास तरह के नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप किसी कौशल को सीखना, जैसे शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को सिखाया गया अधिगम। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न में यह पूछता है कि आप सेकंड ग्रेड का जैसे एग्जाम दे रहे हैं, आपसे यह पूछा कि आप सेकंड ग्रेड यानी द्वितीय श्रेणी के अध्यापक हैं और आप अपने विद्यालय में विद्यार्थियों को जो शिक्षा दे रहे हैं, या विद्यार्थी जो विद्यालय के अंदर आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार है। तो अब एक तो प्रकार हमने ऊपर देखे ही थे, और ये दूसरा टाइप है, एक और प्रकार से ये वर्गीकरण किया गया है, एक ये भी वर्गीकरण है। अब उसने ऑप्शन दे दिया औपचारिक, अनौपचारिक, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वहां क्या होगा, औपचारिक अधिगम। यानी सीधी सी बात यह है कि आप अपने विद्यालय में, ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय के अंदर बच्चा एंट्री करने के बाद में जो भी आपसे सीखता है,
आप विद्यालय में जो भी बच्चे को सिखाते हो वो सब औपचारिक अधिगम के अंतर्गत आएगा। ये देखिए कितनी बेहतरीन लाइन है। डिसिप्लिन एक अनुशासनात्मक वातावरण में कुछ खास तरह के नियमों और सिद्धांतों का पूरा एक टाइम पीरियड होता है। इतने घंटे ये क्लास होगी, इतने घंटे ये क्लास होगी, ये गेम वाला पीरियड होगा, इतने बजे जो है आपकी स्कूल की छुट्टी होगी। और अगर आपको किसी दिन नहीं भी आना होता तो भी आपको एप्लीकेशन देनी होती है। तो नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप किसी कौशल को सीखना, तो ये जो चीज कहलाती है ये है औपचारिक अधिगम। तो ये मैंने आपको विद्यालय का एक उदाहरण बताया है। इस परिभाषा के अंदर कोई भी अधिगम आता है वो औपचारिक अधिगम के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आपको गाड़ी चलानी सीखनी है। अब गाड़ी चलाना सीखना आप किस में आएगा? आपको बाइक चलानी सीखनी है या गाड़ी चलाना सीखना है? जैसे कार की बात कर रहा हूं, मैं जो उदाहरण दे रहा हूं उसमें कार ज्यादा सुटेबल होगी यहां पे। अब आप अपने घर में अपने पिताजी से गाड़ी सीख रहे हैं। आज आपने एक दिन सीख ली, 2 दिन नहीं गए, तीसरे दिन चले गए, ये अपने आसपास सीख रहे हैं, तो वहां तो वो अनौपचारिक अधिगम है। लेकिन आपने बकायदा किसी कोई जो ये होते हैं जो ड्राइविंग सिखाते हैं, कई गाड़ियां आपने देखी होगी जो गाड़ियां सिखाते हैं, वहां आपने कोई कोर्स लिया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपने वहां फीस दी और उसके बाद कंटिन्यू आप वहां से एक डिसिप्लिन में रहते हुए कार चलानी आपने सीखी। तो वहां वो चीज जो है डिसिप्लिन में रहते हुए जो चीज सीखना है, तो वहां वो चीज किस में आएगी? औपचारिक अधिगम में। तो आप ये समझ रहे हैं, इस डेफिनेशन के अंदर और इसके उदाहरण के अनुरूप अगर कोई भी चीज आपसे पूछता है तो वो औपचारिक के अंतर्गत आती है। मेरे से आप पढ़ रहे हो, ये चीज किस में आएगी? औपचारिक अधिगम में। नेक्स्ट आता है अधिगम के अनुक्षेत्र, डोमेन्स ऑफ लर्निंग। तो अधिगम के क्षेत्र कौन कौन से, अनुक्षेत्र या क्षेत्र जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं? अधिगमकर्ता के संपूर्ण व्यवहार से संबंधित वे पक्ष जिनमें अपेक्षित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में सभी प्रकार की अधिगम परिस्थितियों में चल रही होती है। तो क्या है कि अधिगमकर्ता के संपूर्ण व्यवहार से संबंधित वे पक्ष जिनमें अपेक्षित परिवर्तन लाने की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में सभी प्रकार की अधिगम परिस्थितियों में चल रही होती है, कि किस तरह का उसमें व्यवहार में परिवर्तन लाया जा रहा है। तो वो जो प्रक्रिया है वो कौन कौन सा उसका क्षेत्र हो सकता है, वो फील्ड कौन कौन सा हो सकता है, आप उस तरह से समझिए कि मतलब वो कहां तक किस किस क्षेत्र का उसका फील्ड हो सकता है सीखने का, कौन कौन सी उसमें प्रक्रिया के अंतर्गत वो फील्ड या वो क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। तो अब आगे 3 जो पॉइंट हैं इनसे आप और अच्छे समझेंगे। इस आधार पर अधिगम के अनुक्षेत्रों को निम्नलिखित 3 प्रकारों में बांटा जाता है। सबसे पहला है अधिगम का संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। क्या है? अब देखिए संज्ञान नाम आ गया, अब संज्ञान आती आप समझ आओ कि इसके बारे में किसकी बात होगी। इससे संबंधित अधिगम का उद्देश्य अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। इस व्यवहार के में ज्ञानेंद्रियों व मस्तिष्क की मुख्य भूमिका रहती है। ज्ञानेंद्रियों से मतलब जो आपकी 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे आप ज्ञान ग्रहण करते हो। और मस्तिष्क की मुख्य भूमिका रहती है सोचना, कल्पना करना, तर्क करना, वर्णन, व्याख्या करना और स्मरण करना इत्यादि। तो ये सब कौन सा क्षेत्र में के अंतर्गत आता है? अधिगम का संज्ञानात्मक क्षेत्र। हालांकि देखिए जो क्रियात्मक और भावनात्मक हम देखेंगे, उन सब के अंदर भी भूमिका तो इनकी तो रहेगी। इनके बिना ज्ञान ग्रहण कैसे करोगे आप, कैसे सीखोगे? अगर आपको कार चलानी है, गाड़ी चलानी है, अगर आपको दौड़ना है, ठीक है कि उसमें बॉडी आपकी काम करेगी, आपको दौड़ना है, पांव से गति बनानी है, लेकिन मस्तिष्क और ज्ञानेंद्रियों की क्या उसमें कोई भूमिका नहीं है? बिल्कुल भूमिका है। तो सबसे महत्वपूर्ण अनुक्षेत्र यह होता है, पहला संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र जो है, तो अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाना होता है। आप जैसे मान लीजिए यहां पढ़ रहे हैं और अगर ईमानदारी से आप एक एक चीज को फॉलो कर रहे हैं तो यह हकीकत है कि केवल आपका एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर भी बहुत कुछ परिवर्तन होगा।
वो जो आप में परिवर्तन होगा, आपकी सोच में, आपकी विचारधारा में परिवर्तन होगा, वो किस में आएगा? वो इसी संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो इसमें रीट एग्जाम में जब साइकोलॉजी पढ़ाई थी मैंने, तो वहां सैकड़ों विद्यार्थियों के मेरे पास ये मैसेज आए थे, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, महिला पुरुष सबके, कि सर वास्तव में पूरी लाइफ चेंज होगी हमारी साइकोलॉजी पढ़ने के बाद में। एग्जाम में तो उन सबके अच्छे नंबर बन ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो पूरे जीवन के अंदर उनमें बदलाव हुआ है, उनकी सोच में, उनकी थिंकिंग में, उनकी विचारधारा में, तो वो चीज अगर आप करते हो तो अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करते हो तो निश्चित रूप में आप में परिवर्तन आएगा। बाकी और ऐसे देखते हो कि ठीक है, क्या है, थोड़ी देर सुन लेना है, और तो वो अलग चीज है। अधिगम का क्रियात्मक अनुक्षेत्र। अब क्रियात्मक से आप समझ आइए, इसका उद्देश्य अधिगमकर्ता के क्रियात्मक या मनोशारीरिक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। चलना, दौड़ना, उतरना, चढ़ना, नाचना, गाना, खाना पीना, ये जो सब प्रक्रियाएं हैं क्रियात्मक रूप से, तो जिसमें हमारी मांसपेशियों को काम करना पड़ता है, जैसे चलना, दौड़ना। अब किसी से पूछेंगे क्या खाना पीना, आप खाना खाते हो, क्या उसमें मांसपेशियां काम करती है क्या? मांसपेशियों से कई बच्चे, भोले वाले बच्चे होते हैं, वो केवल जो मसल्स है, आप जो जिम में बॉडी बनाते हो, तो हाथ की जो भुजाओं की जो मसल्स है, उनको लगता है कि मसल्स नाम आते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ हाथ वाला मसल। मांसपेशियां, पूरे शरीर में हमारे मांसपेशियां हैं। तो आप चलते हो, दौड़ते हो, कई बार दौड़ते हुए आपके पांव में ऐंठन आ जाती है, या आप कहते हो कि मेरे पांव की नस खिंच गई। वो क्या है? वो मांसपेशियों के अंदर ही तनाव है। तो जिसमें हमारी मांसपेशियों को काम करना पड़ता हो, उतरना, चढ़ना, आप सीढ़ियों पर उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो कोई भी बॉडी मूवमेंट, वो कोई भी मूवमेंट है, आप खाना खा रहे हो तो आपका मुंह लगातार हिल रहा है, लगातार हिलता जा रहा है, आपकी मांसपेशियों को काम करना उसमें पड़ रहा है। तो ये जो है, ये किस में आता है? जो इनमें क्रियात्मक या मनोशारीरिक व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं, तो ये कौन से अंतर्गत उसमें आता है? अधिगम के क्रियात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आता है, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। इसके बाद में है अधिगम का भावनात्मक अनुक्षेत्र। तो भावनात्मक के लिए यूज करते हैं अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। अधिगमकर्ता के भावनात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना, दुखी या सुखी होना, प्रेम, घृणा, तिरस्कार आदि भावों की अभिव्यक्ति करना। तो ये जो इनके अंदर परिवर्तन है हमारी भावनाओं में, देखिए आप देखिएगा कि समय के साथ के अंदर आप देखिए हर व्यक्ति जीवन में लर्निंग करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि कहता है कि नहीं मैं तो सीखता ही नहीं हूं। आप याद कीजिए, सपोज कीजिए आप 15-20 साल के थे, तब आपका जो व्यवहार था भावनात्मक रूप से आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता था। मान लीजिए आपके फैमिली में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको बहुत जबरदस्त गुस्सा आता होगा। नहीं, इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, मेरी मम्मी को कैसे कह दिया, मेरे पापा को कैसे कह दिया। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, 20 साल हो गए, 22 साल, 25 साल, 30 साल, आपको समझ में यह आने लग गया कि इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है, ये चीजें तो यूं चलती रहती है। अब आपको उन चीजों पे उतना गुस्सा या क्रोध नहीं आता होगा जितना आपको 17-18 साल की उम्र में किसी चीजों पे आता होगा। आप याद कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए प्रेम, जब आप 18-19 साल के, 20 साल के थे, और आप जैसे बॉय हो और किसी लड़की ने आपकी तरफ मुस्कुरा के देखा, तो हो सकता है कि कई दिनों तक अब वो चीज आपके दिमाग में चलती रहे, भले ही वो अपने ही ध्यान में हो। उसने सोचा भी नहीं होगा कि कोई उसको देख भी रहा है कि आप मुस्कुरा रहे हो या नहीं मुस्कुरा रहे। वो तो अपनी ही जो है वो जानकारी में, अपनी ही धुन में कुछ सोचते हुए चली गई, कोई बात याद आ गई होगी उसको, वो मुस्कुरा दी। अब आपके वो मुस्कुराने की चीज जो है वो कई दिनों तक आपके दिमाग में घूमती रही। प्रेम भी एक भाव है। और अब आपकी मान लो आपकी शादी हो गई, 2-4 आपके बच्चे हो गए, नौकरी करने लगे, अब आपको देख के कोई मुस्कुरा भी दे तो आपके अब कोई असर नहीं होगा कि भाई ठीक है, कुछ नहीं, ये तो ऐसे हो सकता है गलती से मुस्कुरा दिया, या मुस्कुरा भी दी होगी तो इंसान है, इंसान ही इंसान से बात करेगा। अब आपके वो भाव वैसे नहीं है जैसे पहले थे। तो उस तरह वो क्या है? अधिगम। आप जीवन में खुद सीखते हो तो आपके विचारों में, आपके भावनाओं के अंदर भी समय के साथ साथ भावनाओं की भी ग्रोथ होती है, उसमें भी परिवर्तन आता है।
और ये थोड़े सिंपल से उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप इजीली इस चीज को समझ आओ कि भावनात्मक रूप से क्या परिवर्तन होता है। तो ये जैसे घृणा है, तिरस्कार है, ये दुखी या सुखी होना, तो ये सब चीजें किस में आती है? इसी में भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। आप पहले जिन चीजों पे आसानी से दुखी हो जाते होंगे 20-22 साल की उम्र में, आज हो सकता है कि 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में वो चीजें अब आपके लिए उतने आप उन चीजों के लिए दुखी नहीं होते हों। तो ये भी अधिगम का एक अनुक्षेत्र है या क्षेत्र कह लीजिए। अनुक्षेत्र नाम केवल आपको एक घुमाने के लिए है, डोमेन कुछ भी नहीं। अधिगम अधिगम के अंदर किस किस तरीके से परिवर्तन हो सकता है, मेन बात ये समझ रहे हैं। एक संज्ञानात्मक परिवर्तन हो सकता है, यानी किसी व्यक्ति की कल्पना में जैसे मान लीजिए ये जो एक पहेली आती थी सुडोकू, ये भरने के लिए अखबार में आया करती थी पहले। वो क्या करती थी? वो आपके माइंड को बढ़ाने का काम करती थी। एक तरह से आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो सोच है, आपकी स्मरण शक्ति है, उसको बढ़ाने का काम करती थी। वो पहली सुडोकू वाली जो आया करती थी, अभी भी आती होगी। तो वो क्या है? वो संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। मानसिक रूप से आपके जो भी परिवर्तन होता है, आप सीखते हो, उसमें परिवर्तन है वो उसमें आएगा। क्रियात्मक वाले के अंतर्गत जो भी आप सीख रहे हैं, कोई परिवर्तन हो रहा है, वो किस में आता है? क्रियात्मक में। और भावनात्मक रूप से जो परिवर्तन हो रहा है वो किस में आएगा? अधिगम का भावनात्मक अनुक्षेत्र। तो ये टॉपिक जो है ये आपका कंप्लीट हो गया इसमें। अब जो नेक्स्ट है आपकी आएगी, इसमें जो भी आपका टॉपिक आएगा उसमें सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं। बहुत ही मजेदार सिद्धांत हैं। और सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में आपको मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं इसी को याद कर लेना, बहुत है इतना। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग में हम मुख्य रूप से देखेंगे कि दो बड़ी बड़ी थ्योरी है। एक तो होती है व्यवहारवादी और दूसरी होती है संज्ञानात्मक क्षेत्र वाली। तो व्यवहारवादी और जो संज्ञानात्मक वाली है, क्या उनमें डिफरेंस है? उन दोनों के मतों को मानने वाले कौन कौन थे, यानी उन दोनों की जो थ्योरी है उनके समर्थक कौन कौन से थे। और बाद में कोई पहला समर्थक जो पहले व्यवहारवादियों में था वो बाद में इधर चला गया, जो संज्ञानवादी है इनमें। फिर इनमें जो थे उनमें क्या क्या उन्होंने प्रयोग किए, किस पे किए, और क्या उसके परिणाम रहे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।